हमारा हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स के अंदर प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो हमारे अराइल क्लोराइड्स होते हैं और अराइल ब्रोमाइड्स होते हैं उनको हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं डायरेक्ट क्लोरीनेशन या फिर ब्रोमिनेशन करके बेंजीन रिंग का या फिर किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, तो अगर हमारे पास में बेंजीन रिंग है या फिर कोई भी हमारे पास में अदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, उसका अगर आप डायरेक्ट क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन कर दोगे तो आपके पास में अराइल क्लोराइड या फिर अराइल ब्रोमाइड बनके आ जाएगा। तो ये जो हमारी रिएक्शंस होती हैं इनके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, हम उनको देख लेते हैं, उसी बेस पे हम इनकी रिएक्शंस लिखेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट है, दीज रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन डार्क। तो लाइट की प्रेजेंस में क्या होते हैं, हमारे रेडिकल्स बन जाते हैं। तो ये रिएक्शंस हमारी किस में होती हैं, डार्क में होती हैं। ठीक है, और सेकंड पॉइंट इसके अंदर क्या है, इनका जो टेम्परेचर है वो लगभग 310 या 320 केल्विन के आसपास होगा। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज इसके अंदर है, इन रिएक्शंस के अंदर हम लुईस एसिड कैटलिस्ट का यूज करते हैं। तो इन रिएक्शंस के अंदर हम यूज करेंगे लुईस एसिड कैटलिस्ट। अब मेरा लुईस एसिड कैटलिस्ट क्या होगा, इसके अंदर हो सकता है एनहाइड्रस, एनहाइड्रस हो सकते हैं मेरे पास में फेरिक हैलाइड्स या फिर एल्यूमिनियम हैलाइड्स। फेरिक हैलाइड्स के अंदर हो सकता है FeCl3। हैलाइड क्या होता है, Cl Br ये सब तो होता है हैलाइड। तो FeCl3, FeBr3 और इसी तरीके से एल्यूमिनियम के साथ भी हो सकता है तो AlCl3। ठीक है, ये मेरे क्या है, लुईस एसिड कैटलिस्ट है। और एनहाइड्रस लिखा होगा आगे भी, तो ये मेरे क्या कहलाएंगे, लुईस एसिड कैटलिस्ट। इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अरेन्स। ठीक है, ये इन रिएक्शंस का नेम हो गया। अब यहाँ पर मैंने बात की है इसकी लुईस एसिड कैटलिस्ट की, तो यहाँ पर मैंने यूज करा है लुईस एसिड है लेकिन कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट यहाँ पर क्यों यूज करा है, क्योंकि ये एक हैलोजन कैरियर की तरह यहाँ पर काम करता है। तो हम यहाँ पे दो ही तरह की रिएक्शन की बात कर रहे हैं, क्लोरीनेशन और एक ब्रोमिनेशन। ठीक है, तो अगर जो मेरा हैलोजन Cl होगा तो वो क्या करेगा, Cl को कैरी करके लेके जाएगा उस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के पास में या फिर बेंजीन रिंग के पास में। अगर इसी तरीके से मेरा जो हैलोजन है वो Br होगा तो ये लुईस एसिड कैटलिस्ट क्या करेगा, इस कैरियर की तरह काम करेगा, यानी कि उस हैलोजन को लेके जाएगा उस एरोमेटिक रिंग के पास में। ठीक है, बस यही इसका फंक्शन होता है, ये इसका रोल है। तो जो हमारा लुईस एसिड कैटलिस्ट है उनकी जगह पर ये लिखा होगा। ठीक है, रिएक्शन के अंदर। और सेकंड चीज क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है वो मैंने बता दिया है, ये कैरियर की तरह काम करता है, इसीलिए इसका नाम जो है हैलोजन कैरियर भी है। ठीक है, तो ये क्या करता है, हैलोजन को कैरी करके लेके जाता है उस एरोमेटिक रिंग के पास में, या फिर अगर हम बेंजीन रिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो बेंजीन रिंग के पास में उस हैलोजन को लेके जाएगा, इसीलिए ये क्या काम करता है, इज अ फंक्शन ऑफ हैलोजन कैरियर। ठीक है, तो ये हमारे हो जाते हैं इस रिएक्शन के 3 पॉइंट्स। अब इन एक्चुअल में क्या होता है, हमारी जो आयरन की फिलिंग्स होती है वो रिएक्ट करते हैं Cl2 या फिर Br2 के साथ में और वो फॉर्म करते हैं हमारे लुईस एसिड कैटलिस्ट। सपोज मेरे पास में है आयरन, ये क्या है, आयरन फिलिंग्स। ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है मेरा X2 के साथ में। X क्या है मेरा, Cl या फिर Br, कोई भी मेरा हैलोजन है इन दोनों में से। ठीक है, तो ये दोनों मेरे को रिएक्ट करके दे देते हैं एक लुईस एसिड कैटलिस्ट, जो कि मेरा क्या बनेगा, 2FeX3। रिएक्शन के बाद मेरा यही बनेगा 2FeX3। अब यहाँ पर अगर X की जगह पे क्लोरीन होता तो ये क्या बन जाता, 2FeCl3, जो कि मेरा क्या काम करेगा, एज अ लुईस एसिड कैटलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या बन जाता है, लुईस एसिड कैटलिस्ट। अब इसकी आगे रिएक्शन होगी उस एरोमेटिक सिस्टम के साथ में, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वो रिएक्शन। तो इसके अंदर जो रिएक्शन है वो किसके साथ में हम लिखेंगे, बेंजीन रिंग के साथ में। तो ये मेरा बेंजीन रिंग हो गया। अब इसमें हम डालेंगे कोई भी हमारा हैलोजन Cl या फिर Br। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फिलहाल X2। इसकी जगह पे आप लिख सकते हो Cl या फिर Br, तो हो जाएगा Cl2 या फिर Br2। अब इसको हम किस में डालेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट। लुईस एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होएगी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एनहाइड्रस FeX3। ठीक है, अब इसकी जगह पे AlCl3 भी हो सकता है, FeBr3 भी हो सकता है, FeCl3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम टेम्परेचर लिख देते हैं 310 या फिर 320 केल्विन के आसपास होगा टेम्परेचर। ठीक है, अब ये जो है इसके साथ में रिएक्ट करके हमें जो प्रोडक्ट देता है वो हमारा ये बनता है, बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाएगा कहीं पर भी X और हमारा बन जाएगा एक HX। ठीक है, अगर ऐसे ही रिएक्शन होगी मेरी Cl2 के साथ में या फिर Br2 के साथ में, तब कैसे होगी,
तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बेंजीन रिंग है मेरे पास में, ठीक है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें Cl2 और रिएक्शन के अंदर यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा एनहाइड्रस FeCl3। यहाँ पर टेम्परेचर लिख देंगे 310 या 320 केल्विन के आसपास होगा, ठीक है। ये हमें क्या दे देगा, रिएक्ट करने के बाद देगा बेंजीन के ऊपर आप लगा दो यहाँ पे Cl और एक यहाँ से निकल जाएगा HCl, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये क्या बन गया मेरा, क्लोरोबेंजीन। अब ऐसे ही जो बेंजीन रिंग है उसमें हम डाल देंगे क्या, Br2। अब यहाँ पर डाल दो एनहाइड्रस FeBr3, ठीक है। यहाँ पे Cl लिया तो FeCl3 डाल दिया, Br था तो Br लिख दिया, तो यहाँ पर क्या बन गया मेरा FeBr3। टेम्परेचर हमारा वही है, यहाँ पर लिख सकते हो 310 या 320 केल्विन के आसपास होगा। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाएगा Br प्लस का आएगा HBr, ठीक है। सेम रिएक्शन है दोनों, बस हेलोजन का इसमें डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बना मेरा क्लोरोबेंजीन, ऐसे ही इसका नाम क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन। तो इन रिएक्शंस के अंदर क्या होगा, टेम्परेचर यही रहेगा, एनहाइड्रस हमारा FeCl3, FeBr3, AlCl3 ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जो हेलोजन है ना वो बस आके इसके ऊपर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इसीलिए तो मेरे रिएक्शन का नाम जो है सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और इसमें जो है इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है इस एरोमेटिक रिंग के ऊपर, इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारी जो है कंप्लीट रिएक्शन है। अब हम देख लेते हैं कि ये हो कैसे रहा है, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं इस रिएक्शन का। तो अब हम देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म। ये जो हमारी रिएक्शन है ये है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अरीन्स, ठीक है। इसके अंदर जो हम लुईस एसिड कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो बेसिकली हमारा क्या फंक्शन कर रहा है, वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है, जो कि मेरा जाके फिर बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक कर देता है। तो बेसिकली जो हमारा लुईस एसिड कैटलिस्ट है उसका क्या काम है, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना, जो कि फिर इलेक्ट्रोफाइल जाके उस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा वहां पर, ठीक है। तो बेसिकली इस रिएक्शन में हाइड्रोजन हटके एक इलेक्ट्रोफाइल आके सब्स्टिट्यूट हो जाता है, जो कि मेरा हेलोजन होता है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर जो है हम एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर ले रही हूँ क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। हम मैकेनिज्म के अंदर पढ़ रहे हैं क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पर जो मेरा सबसे पहला स्टेप है इसके अंदर वो मेरा होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा तभी तो जाकर वो उस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, मैंने क्या डाला था उसमें Cl2 डाला था। रिएक्शन के अंदर एरोमेटिक सिस्टम को छोड़ देते हैं अभी। सबसे पहले मैंने क्या डाला उसके अंदर, Cl2, किसकी प्रेजेंस में, लुईस एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो लुईस एसिड कैटलिस्ट यहाँ पे क्या लेंगे हम, एनहाइड्रस होगा FeCl3, यही होगा। तो यहाँ से क्या होता है, ये Cl2 था इस तरीके से, तो यहाँ से ये क्या करता है FeCl3 एक Cl माइनस यहाँ से ले लेगा इस तरीके से, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में चले गए तो Cl माइनस बन गया, FeCl3 ने Cl माइनस को ले लिया तो क्या बन जाएगा अब ये FeCl4 और माइनस, एक Cl और आ गया और नेगेटिव चार्ज तो इसी के पास में रहेगा। अब यहाँ से मेरे पास में क्या बचेगा, एक क्लोरीन लेकिन प्लस के साथ में, तो यहाँ से मेरे पास में एक आयन आएगा जो कि मेरा Cl प्लस होगा, इसका नाम होता है क्लोरोनियम आयन। अब क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है तो ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये मेरा कैसे काम करेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो देख रहे हो जो अभी तक मैं बता रही थी, ये जो मेरा लुईस एसिड कैटलिस्ट होता है वो हेलोजन कैरियर की तरह काम करता है। तो ये क्या कर रहा है, ये इस इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल होगा ये उस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। तो देख लेते हैं सेकेंड स्टेप में, जो मेरा स्टेप 2 है, सेकेंड स्टेप में हम यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्मेशन ऑफ C+ मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या है, कार्बोकटाइन बोल रही हूं मैं, सो C+ इंटरमीडिएट। तो ये मेरा सेकेंड स्टेप है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, मैंने Cl2 डाला था, AlCl3 में डाला था, FeCl3 में डाला था, किसमें में डाला था, तो वो बेसिकली क्या देगा, Cl4 माइनस देगा, ठीक है। अगर AlCl3 होता तो AlCl4 माइनस दे देता, इस तरीके से हो जाता। तो इसमें क्या होता है, एक Cl+ जनरेट होता है जो कि मेरा इलेक्ट्रोफाइल है। अब यही इलेक्ट्रोफाइल मेरा अटैक करेगा उस बेंजीन रिंग के ऊपर। तो यहाँ पर है मेरे पास में सेकेंड स्टेप में एक बेंजीन रिंग,
ठीक है, इस तरीके से मैंने बेंजीन रिंग ले ली है। अब ये जो मेरा Cl प्लस था, ये इस बेंजीन रिंग के ऊपर किसी भी जगह पे अटैक कर सकता है। सारी जगह तो पोजीशंस बराबर ही है इसकी, ठीक है, तो किसी भी पोजीशन पे ये अटैक करेगा। तो अटैक जो है हमेशा हम कैसे दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के ऊपर, ना कि इधर से इधर, ठीक है। हमेशा जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है उससे अटैक होगा डेफिशिएंट के ऊपर। तो यहाँ पर ये डेफिशिएंट है क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि इसके पास में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के ऊपर ये अटैक करेगा। तो मानो अगर मैंने इसके ऊपर यहाँ पर अटैक करवाया सबसे टॉप वाली पोजीशन पर, तो ये कैसे बन जाएगा, ये मेरी बेंजीन रिंग, ठीक है। ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन थे मेरे पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये ऐसे रहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों बॉन्ड्स तो ऐसे रह गए। अब जो मेरा Cl था वो इधर आके लगा, तो जो Cl है वो इधर आके मेरा लग गया, हाइड्रोजन मेरा यहीं पर था, ठीक है। तो यहाँ वाला बॉन्ड तो उसका पूरा हो गया कार्बन का, लेकिन इस कार्बन के भी कितने बॉन्ड है, सिर्फ 3 ही होंगे। तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस आएगा। अगर ऐसे ही Cl इधर से जुड़ा होता ना तो उधर प्लस आता, अगर इधर से जुड़ता है तो हमेशा ऑपोजिट साइड में प्लस आता है, ठीक है। तो Cl मेरा इधर जुड़ा था तो इधर प्लस आएगा। इसका ऑक्टेट तो पूरा है ना कार्बन का, इस वाले का पूरा नहीं है, 3 ही बॉन्ड बना रखे हैं उसने, 2 कार्बन से और 1 हाइड्रोजन से, इसलिए इसके ऊपर आएगा इधर प्लस चार्ज। अब क्या होगा, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव करते जाएंगे, जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस तरफ शिफ्ट होगी, ठीक है, क्योंकि इधर प्लस चार्ज है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, तो प्लस चार्ज कहाँ आएगा, नीचे की तरफ, जहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए हैं वहां पर, ठीक है। तो इसके आगे कैसे बनेगा, इसके आगे हमारे पास में यही बेंजीन रिंग एज इट इज, H और Cl को तो कुछ होगा ही नहीं अभी, ये दोनों रहेंगे एज इट इज, ये वाला बॉन्ड भी रहेगा मेरा एज इट इज। अब ये वाला जो मेरा बॉन्ड है ये शिफ्ट कर जाएगा बगल वाले में, बिल्कुल साइड वाले में, तो ये कहाँ जाएगा मेरा, यहाँ पर। अब ये वाला जो मेरा बॉन्ड है ये यहाँ से तो जा चुका है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो गायब हो गया, तो प्लस चार्ज मेरा कहाँ आएगा, अब नीचे आएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स देखो मेरे इस जगह पे भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ रहा है इस कार्बन के पास में, इस कार्बन के सिर्फ 2 ही बॉन्ड है, तीसरा हाइड्रोजन के साथ में है, तो इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज। अब ऐसे ही फिर ये वाला बॉन्ड भी इधर मूव कर जाएगा, तो ये प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। ये मेरा बेंजीन रिंग एज इट इज है, ये वाला बॉन्ड मेरा शिफ्ट कर गया है, ये वाला बॉन्ड अब नीचे की तरफ आएगा, तो इस वाली पोजीशन पे आएगा, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, ये वाला H मेरा एज इट इज, ये वाला Cl मेरा एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस चार्ज है, अब यहाँ पर और कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, तो यहाँ से क्या होता है, एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर छोड़ जाता है। कौन सा वाला H छोड़कर जाएगा, वही वाला जहां पर वो Cl आके सब्स्टिट्यूट हुआ है, वहीं पर वाला, ठीक है। तो ये वाला Cl जहां पर आकर जुड़ा है वही वाला H जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर चले जाएगा, और कैसे निकलेगा, -H+, तो यहाँ से है एक H+ निकल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, जो मेरा FeCl4- बना था ना, तो जो मेरा फर्स्ट स्टेप में FeCl4- बना था वो क्या करता है, वो ये H+ को इधर से ले जाता है, वो FeCl4 इधर से ये H+ लेगा, ये H+ अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के चले जाएगा, तभी तो H+ निकलेगा ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेगा तो H+ बन गया, वो H+ इसके साथ में चला गया FeCl4- के साथ में, ठीक है। तो अब ये वाला जो मेरा एरोमेटिक सिस्टम है ये कैसा दिखेगा, ये वाला बॉन्ड इधर ही आएगा, ये वाला बॉन्ड भी इधर ही आएगा, ठीक है। अब वो इतने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के जा रहा है, जो मेरा H है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के जाएगा अपने, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा क्या लग जाएगा, Cl, तो ये मेरा क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। और यहाँ पर जो है कार्बोकटाइन का इंटरमीडिएट बन रहा था, वो था मेरा इन तीनों स्टेप्स के अंदर, ठीक है। यहाँ से जब ये Cl+ इसके ऊपर अटैक करेगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, एक बार यहाँ, एक बार नीचे और एक बार इधर ऊपर, ठीक है। अब यही जो मेरे 3 स्ट्रक्चर है ना, अगर आप इनको सीधा सीधा बनाओगे, मैंने इस तरीके से बनाया यहाँ पे, तो अगर आप इसको इस तरीके से बनाओगे तो तीनों स्ट्रक्चर को हम ऐसे दिखा सकते हैं, तीनों के तीनों जो मेरे स्ट्रक्चर हैं उनके अंदर हम ऐसे लिख सकते हैं और एक प्लस साइन बना सकते हैं, और यहाँ पे मेरा क्या लग जाएगा, H और Cl। क्यों, क्योंकि जो मेरा प्लस चार्ज है वो कहाँ कहाँ पर आ रहा है, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो नीचे की जो मेरे तीनों कार्बन है इनके ऊपर आ रहा है मेरा ये प्लस चार्ज, तो बेसिकली इन तीनों स्ट्रक्चर्स को हम कैसे बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट दिखा सकते हैं इस वाले स्ट्रक्चर के, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, सबसे पहले हमारा हो रहा है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, फर्स्ट स्टेप था मेरा। अब वो जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है वो अटैक करेगा किस पे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, जो कि मेरा बेंजीन रिंग है इस केस के अंदर, तो इसके ऊपर ये अटैक करेगा, तो मेरा कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट बनेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक बार घूमेंगे, ठीक है,
प्लस चार्ज जैसे ही उसके पास पहुंचेगा तो वो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के जाएगा। क्यों? क्योंकि FeCl4H+ को वहां से खींच रहा है, तो FeCl4H+ को वहां से ले रहा है, तो वो जो मेरा H है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेगा, निकलेगा कैसे? H+ की फॉर्म में। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स वो छोड़ देगा, H+ निकल गया, और वो जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे बन गए? एक बॉन्ड में। तो यहाँ पर मेरा फिर से वही पाई वाला बॉन्ड आ गया, और वो जो Cl था वो यहीं पर लगा रह गया, तो वो H हट गया और उसकी जगह पे Cl आ गया। इसीलिए तो ये मेरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, इसीलिए क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है किसका? एरोमेटिक सिस्टम का, ठीक है, जो कि मेरा बेंजीन रिंग है। तो यहाँ पर जो मेरा थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में आप लिख देती हूँ यहाँ पे। तो जो मेरा थर्ड स्टेप है उसमें मेरा क्या होगा? लॉस ऑफ H+ यानी कि प्रोटॉन, H+ को ही तो प्रोटॉन बोलते हैं, तो थर्ड स्टेप के अंदर आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। ये हमारे पूरे हो जाता है स्टेप 3 का, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके अंदर फास्ट स्टेप कौन सा था और स्लो स्टेप कौन सा था। तो जो सेकेंड स्टेप होता है यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, ये मेरा होता है स्लो स्टेप, और जो मेरा स्लो स्टेप होता है उसी के ऊपर मेरा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। और जो मेरा थर्ड स्टेप था जो H+ का निकलना था वो मेरा फास्ट स्टेप था, जिससे मेरा रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड नहीं होता, ठीक है। तो ये मेरे थे 3 स्टेप। पहला था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा क्या था? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू फॉर्म कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। तो कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनने के बाद लॉस ऑफ प्रोटॉन यानी कि H+ फ्रॉम द कार्बोकटायन इंटरमीडिएट, ठीक है। सेकेंड स्टेप जो था वो स्लो स्टेप था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन इज अ स्लो स्टेप। रेट जो है वो रिएक्शन का स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है, यानी कि सेकेंड वाले स्टेप पे। अब जो थर्ड स्टेप था वो मेरा फास्ट स्टेप था, ठीक है। H+ जैसे ही निकलेगा आपके पास में लग जाएगा इसके ऊपर डायरेक्ट Cl या फिर Br। अब ऐसे ही जैसे मैंने Cl2 के साथ में किया है ऐसे ही Br के साथ में करोगे तो क्लोरोबेंजीन की जगह पे ब्रोमोबेंजीन भी बन जाएगा। तो ये हमारा था इसका फुल मैकेनिज्म, ये किस तरीके से ये हो रहा है। तो अभी जो रिएक्शन थी उसमें एक Cl या फिर Br आके जो है सब्स्टिट्यूट हो रहा था, एक हाइड्रोजन हट रहा था, एक Br या फिर Cl आके उससे जुड़ जा रहा था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बेंजीन रिंग ले लूं, ठीक है, सेम मैंने वही एरोमेटिक सिस्टम लिया है बेंजीन रिंग। अब इसके ऊपर मैंने जो है Cl2 डाल दिया है एक्सेस में, Cl2 मैंने किसमें डाला है? एक्सेस में, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, वही सेम रहेगा मेरा FeCl3, टेम्परेचर मेरा वही सेम रहेगा। अब इसके अंदर भी क्या होगा? सेम चीज होगी। यहाँ पर क्या होगा? FeCl4- बनेगा, ठीक है, एक Cl+ बनेगा, वो मेरा इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इस बेंजीन रिंग के ऊपर, कार्बोकटायन बनेगा जो कि मेरा स्लो स्टेप है, H+ निकल जाएगा, Cl रह जाएगा, तो बन गया क्लोरोबेंजीन। तो ठीक है, यहाँ पर मैं ले रही हूँ डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन। अब मैंने लिया है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन के अंदर मैंने Cl2 डाल दिया एक्सेस में, तो अब मेरी रिएक्शन कैसे जाएगी? अब यहाँ पर ये Cl तो रहेगा ही रहेगा, ये जो मेरा क्लोरोबेंजीन था ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इसमें क्या होगा? एक जो Cl और आएगा, अब वो एक बार तो लगेगा ऑर्थो पे और एक बार कहाँ लगेगा? पैरा पे। तो एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ, ठीक है। तो एक Cl तो पहले से था ही, अब Cl2 डाल दो तो फिर से एक Cl आएगा, तो वो Cl कहाँ जाएगा? एक बार ऑर्थो एक बार पैरा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मेरे हेलोजेंस हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, तो बेसिकली एक्टिवेटिंग ग्रुप करते हैं। तो एक्टिविटी कहाँ पर करेंगे? ऑर्थो और पैरा पे। तो ऑर्थो और पैरा पे ही आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को भेजेंगे, तो मेरा जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा जो भी मेरा Cl होगा तो वो कहाँ जाएगा? ऑर्थो पे और पैरा पे। तो इसका नाम क्या है? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ऐसे इसका नाम क्या है? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मेरे पास में ब्रोमोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, इसमें फिर मैंने डाल दिया Br2 एनहाइड्रस FeBr3 में, तो फिर से मेरे को क्या दे देगा? ऑर्थो पे दे सकता है और इसी तरीके से दे देगा पैरा पे भी, यहाँ पे Br और एक बार नीचे Br। क्योंकि जो मेरे हेलोजेंस होते हैं वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एक्टिवेटिंग करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा Cl आएगा या फिर Br आएगा वो कहाँ जाएगा? या तो ऑर्थो या फिर पैरा, ठीक है। तो इसीलिए मेरे को एक ऑर्थो मिलेगा और एक पैरा भी मिलेगा। ऐसे ही Br के केस में भी होगा, यहाँ पर आपको ऑर्थो पैरा दोनों मिलेंगे, ठीक है। अगर इसी तरीके से आप ले लोगे टाउलिन, मतलब बेंजीन के ऊपर हेलोजन नहीं है CH3 है, तो ये भी मेरा क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये मेरा क्या है? एक्टिवेटर की तरह काम करता है। तो इसके अंदर भी हम डाल देते हैं Cl2, ठीक है। सेम यहाँ पर मेरा है एनहाइड्रस जो भी हम लिखते हैं, अब इसमें भी मेरे को यही सेम चीज मिलेगी,
यहाँ पर मेरा CH3 ही रहेगा, एक बार ऑर्थो पे Cl और एक बार पैरा पे Cl। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑर्थो क्लोरोटाउलिन, ये क्या हो जाएगा पैरा क्लोरोटाउलिन। तो हमेशा इसमें एक चीज याद रखनी है, जो ऑर्थो और पैरा मैं बोल रही हूँ वो हमेशा किसी ना किसी ग्रुप के रिस्पेक्ट में ही बोली जाती है। जैसे यहाँ पर मेरा Cl इस पोजीशन पे था, तो अब जो मेरा Cl आके इसके बगल में बिल्कुल लगेगा वो ऑर्थो ही कहलाएगा। ठीक है, इससे बिल्कुल नीचे लगेगा तो वो पैरा कहलाएगा। अगर मैं खाली एक बेंजीन रिंग को बोल दूं कि मेरे को उसके ऑर्थो पे Cl लगाना है, तो अब इसका कोई भी ऑर्थो पैरा हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है। किसी ना किसी ग्रुप या फिर किसी ना किसी कोई भी चीज जो लगी होगी उसी के रिस्पेक्ट में ही बोलते हैं ऑर्थो, मेटा या फिर पैरा। तो यहाँ पर अगर मैं Cl लगा दूं तब हम यूज नहीं करते हैं ऑर्थो, मेटा या फिर पैरा। अगर यहाँ पे Cl लगा हुआ है और अब यहाँ पर आके इधर कुछ और ग्रुप लग जाएगा, सपोज CH ऐसे लग गया कुछ भी ग्रुप, ठीक है, तो अब हम बोलते हैं ऑर्थो, मेटा या फिर पैरा। तो हमेशा किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में ही बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पर अब हम यूज कर रहे हैं ऑर्थो इसके लिए क्या पैरा, इसके लिए भी पैरा हो गया और इसके लिए भी पैरा, इस तरीके से। ठीक है, ये ऑर्थो हो गई, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो हो गई, ये वाली मेटा, और इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा हो गई। ठीक है, ऐसे ही आप इसके लिए भी देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं जरूरी यही ऑर्थो होगी, यही मेटा होगी या फिर यही पैरा होगी, डिपेंड करता है। अगर मेरा Cl यहाँ पर लगा है तो अब मेरी ये वाली ऑर्थो है, ये मेटा है और ये वाली पैरा है। दिस कीप्स चेंजिंग। ठीक है, जहां पर आपका ग्रुप लगा है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर है हमारा ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर ऑर्थो मिलता है और पैरा मिलता है। तो हेलोजेंस जो है, क्योंकि वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, ऑर्थो पैरा को डायरेक्ट करते हैं, तो जो भी मेरा Cl आएगा वो ऑर्थो और पैरा पे जाएगा। तो जो भी मेरे ऑर्थो और पैरा के आइसोमर्स बन रहे हैं, ये इजीली आप सेपरेट भी कर सकते हो, क्योंकि सबके बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है मेल्टिंग पॉइंट के अंदर। तो इन सबके ही मेल्टिंग पॉइंट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, इसलिए हम इनको आसानी से सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज थी, जब हम एक्सेस में यूज करेंगे क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन या फिर टाउलिन के ऊपर भी, चाहे आपने Cl2 लिया हो तो Cl लग जाएगा ऑर्थो पैरा पे, ब्रोमीन लिया होगा तो Br लग जाएगा ऑर्थो और पैरा पे। तो ये थे हमारे सिर्फ किसके, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के। मैंने सिर्फ इसमें दो ही चीज का डिस्कस किया है, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन का। ठीक है, अभी तक जो भी बताया वो सारा क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के लिए ही था। अब इसके अंदर हम क्लोरीनेशन का नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी बेंजीन रिंग का या फिर किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का डायरेक्ट क्लोरीनेशन नहीं कर सकते हो क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि जो रिएक्शन होती है वो बहुत ज्यादा वायलेंट होती है फ्लोरीन के साथ में, और उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए डायरेक्ट क्लोरीनेशन नहीं होता है किसी भी बेंजीन रिंग का या फिर किसी भी हाइड्रोकार्बन का, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। इसी तरीके से जो हमारा आयोडीनेशन होता है वो भी नहीं होता है बेंजीन रिंग का या फिर किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। डायरेक्ट आयोडीनेशन भी आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर बेंजीन रिंग है, इसमें अगर आप डाल दोगे इस तरीके से, जैसे हम Cl2 Br2 डाल रहे हैं, ऐसे अगर आप I2 डाल दोगे तो ये जो हमारी रिएक्शन होती है ना, ये रिवर्सिबल होती है, इसलिए मैंने ये वाला एरो लगाया इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा बनेगा आयोडोबेंजीन प्लस HI। अब ये जो HI बन रहा है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, ये जो मेरा आयोडोबेंजीन बन रहा है ना, इसको वापस से बैक कन्वर्ट कर देगा किसमें, बेंजीन में। ठीक है, तो इन रिएक्शंस के अंदर हमें इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जरूरत होती है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं इसके अंदर हमारे पास में HiO3 हो सकता है, HiO3 होता है आयोडिक एसिड। ठीक है, इसी तरीके से होता है HNO3 जो कि होता है मेरा नाइट्रिक एसिड। तो इन एसिड के प्रेजेंस में क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड में ही रहेगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाते हैं। तो इसीलिए जो है हम डायरेक्ट क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन पढ़ते हैं, लेकिन आयोडीनेशन और फ्लोरीनेशन रिएक्शंस इनकी नहीं होती हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।